राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार फाइनल पोस्ट से। बिहार विधानसभा 2020 आ गया है और बिहार के लोगों के भविष्य के लिए फिर एक नई मैच की शुरुआत है। लोग इस मैच के लिए अपने एम्पायर का चुनाव करेंगे, लेकिन यह मैच 70 सालों से होता आ रहा है और विडंबना यह है कि हर बार इस मैच में हरचरना हारता ही है। तो देखना है कि क्या इस बार हरचरना की जीत होगी, क्या राजनीतिक दल हरचरना के मुद्दों को उठाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि यही एक सवाल कि क्या बिहार में शिक्षा के दिन कभी बहुरेंगे, पब्लिक पूछती है। चंपारण में ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान रहे हैं और शिक्षण संस्थान पे या शिक्षा की क्या स्थिति है, इस पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम के संयोजक चंद्रभूषण पांडे जी से। पूर्वी चंपारण जिले में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षण संस्थाओं की संख्या उतनी बढ़ी नहीं है। पिछले दिनों में, आज से 100 वर्ष पहले, शिक्षा की स्थिति यहाँ पर नगण्य थी। पढ़े लिखे लोग बहुत कम हुआ करते थे। यही कारण है कि गांधी जी के आने के बाद जब एक आदमी ने पहले ग्रेजुएट किया तो उनको हाथी पर चढ़ा के घुमाया गया था। शिक्षा की यही स्थिति थी और जो शिक्षित होना चाहते थे वो बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लोग, यहाँ के लोग मैट्रिक पास करते थे, वही यूनिवर्सिटी था। आज शिक्षा की जो स्थिति है, आम लोगों का मानना है, शिक्षाविदों का भी मानना है कि शिक्षा की नीतियों में इतने परिवर्तन किए गए कि उसकी स्थिति आज लचर हो गई है। वह जितने भी परिवर्तन हुए वे सकारात्मक नहीं थे और ग्राउंड रियलिटी से वह बहुत दूर थे। इसीलिए आज प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा या उच्चतर शिक्षा के इतर जो ऊपर शोध शिक्षा, ये सब की स्थिति बिहार में बहुत खराब है और ख़ास करके इस जिले में स्थिति इसकी बहुत खराब है। तो इन स्थितियों को सुधारने के लिए यह ज़रूरत है कि आम मतदाता जो हैं, जो जागरूक समाज के लोग हैं, वह इस पर अपना विचार व्यक्त करें और चुनाव के समय इसकी चर्चा भी प्रमुखता से करें। शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि चुनाव के पूर्व मुद्दों पर, जैसे शिक्षा के मुद्दों पर, आम आदमी, समाज से भी शिक्षा से जुड़े लोग चर्चा करें और चुनाव का एक मुद्दा बनावें। पांडे जी का ये मंतव्य है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है ये खाली कुर्सियां। इन कुर्सियों पर ध्यान देंगे। ये कुर्सियां उन राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के लिए लगाई गई थी जिनको आमंत्रित किया गया था और उन्होंने आने की बात पर सहमति भी जताई थी, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? नहीं आने का ये कारण था कि चूँकि ये मुद्दों की बात है, शिक्षा के मुद्दों की बात है और वैसे में सारे लोगों के चेहरे से वो एक जो नकाब है वो उतर जाता। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया गया है ये अभी पांडे जी ने आपको बताया, वो मौका नहीं है। चंपारण में लंबी लड़ाई के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चंपारण का एक ऐतिहासिक आयुर्वेदिक महाविद्यालय रविंद्रनाथ मुखर्जी महाविद्यालय रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन इन सारे की क्या स्थिति है और इसमें जनप्रतिनिधियों ने कितना सहयोग दिया है या नहीं दिया है, इसी पर आज अब आगे हम बात करेंगे। मैं जलान साहब से बात करना चाहूँगा। आप बताएंगे आपका क्या मंतव्य है शिक्षा की स्थिति पर और चंपारण में जो शिक्षा है उस पर। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने शिक्षा के मुद्दे पर ये परिचर्चा का आयोजन किया और यहाँ जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं
ये ज़िले के एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे किसी भी पार्टी का वो उम्मीदवार हो, आम जनों को उनके सामने ये प्रश्न पूछने चाहिए कि शिक्षा के बारे में आपकी योजना क्या है। आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद क्या विजन रखते हैं इस क्षेत्र में कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, क्या चाहते हैं? मुद्दा बन के आना चाहिए, ये कहना है जलान साहब का, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुद्दा बनाएगा कौन? आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वही तो मुद्दा बनाएगी, तो मुद्दा तो आपको बनाना है। जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो मुद्दा मानते हैं तभी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज आयुर्वेदिक कॉलेज की क्या स्थिति है, इस पर हम जानना चाहेंगे डॉक्टर शंभू सिकारिया जी से। मुझे तो एक शर्म आती है अपने आप पर कि मैं कभी कभी इतिहास पढ़ता हूँ कि बिहार के 38 जिले में हमारा चंपारण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बापू की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, बापू की कर्मभूमि मानी जा रही है, राजधानी पूरे देश की आज़ादी का एक कुर्सी का पहिया हमारे पौआ हमारे चंपारण को गिरवी है। परंतु केदार पांडे जी को देखिए तो दरभंगा में लगे रहे, जगन्नाथ मिश्रा जी को देखिए तो वहाँ लगे रहे, नीतीश जी को देखिए। हमको तो समझ में नहीं आता है कि सबसे कम इस जिला को तरहीज क्यों मिलती है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जितने पूर्व से लेके अभी तक के आंकलन, आयुर्वेद कॉलेज यहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, अभी नए 6-7 कॉलेज हमारे माननीय सांसद जी ने पिपरा कोठी में दिए हैं। इन सब के पीछे देखा जाए तो उसके पीछे एक बिंदु है हवाई यातायात की सुविधा। यहाँ अच्छे लोग आना, हवाई जहाज की सुविधा का हमारे संविधान में उसके नियम के अंतर्गत वर्णन है। पर दरभंगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। अरे भाई, यहाँ शुरू से एयरपोर्ट रहा है, मैंने देखा है इंदिरा जी एयरपोर्ट पर उतरी हैं हवाई अड्डे पर। अगर उसका अतिक्रमण है तो फिर वो हटता क्यों नहीं है? परंतु हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे जिला का सबसे महत्वपूर्ण होते हुए अन्य जिला के विकास के पीछे क्यों पूरी दुनिया। कांग्रेस की सरकार में यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला तो उस समय मानव संसाधन मंत्रालय ने यह कहकर यहाँ खोलने पर प्रतिबंध लगा रहा था कि यहाँ पे हवाई जहाज नहीं उतर सकता है, हवाई पट्टी नहीं है। और जब सरकार इसको खोली तो हवाई पट्टी की व्यवस्था, एरोड्रम की व्यवस्था नहीं यहाँ नहीं करके दरभंगा किया गया। मतलब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक क्रमबद्ध विकास जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खंडित होता रहा है। हमारे साथ अधिवक्ता राकेश कुमार सिन्हा जी हैं। इनका क्या विचार है कि शिक्षा की क्या स्थिति है और इसके लिए जनप्रतिनिधि कितने जिम्मेवार हैं? देखिए, बिहार में जैसा मैंने देखा है कि निरंतर जो है शिक्षा की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती गई। मैं 1990 में मोतिहारी जिला स्कूल में गया, मेरा एडमिशन हुआ 8th क्लास में। वहाँ जाने पर उस वक्त मोतिहारी जिला स्कूल जो है वो सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय था इस ज़िले का, उसके सामने दूसरा कोई विद्यालय नहीं था। हम लोगों को काफ़ी उत्सुकता थी। मैं मिडिल स्कूल से निकलकर उस स्कूल में गया। उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुनने को अपने पिताजी से मुझे मिला था, क्योंकि वो भी उसी स्कूल के विद्यार्थी रहे थे और अपने ज़माने की बातें वो बताते थे। हम जब वहाँ गए तो स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस वक्त भी लैब वगैरह कुछ भी नहीं होता था। साइंस के हम लोग विद्यार्थी थे, लेकिन कभी लैब देखने को हमें नहीं मिला। मुझे याद है जब मैं 9th क्लास में था तो उस दौरान शिक्षा मंत्री एक बार आए थे उस स्कूल में किसी कार्यक्रम में, और कुछ विद्यार्थियों ने उनके सामने जिला स्कूल के सभागार से प्रश्न उठाया था कि सर, स्कूल का लैब नहीं खुलता है, हम लोगों को लैब की व्यवस्था करवा दीजिए। और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि शिक्षा मंत्री ने खुलेआम कहा पूरे सभागार में, अरे लैब वैब से कौन सी होता है, क्लास हो रहा है ना, क्लास करो, तुम लोग पढ़ो, लैब वैब से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। दूसरा एक मैं पक्ष ये भी कहूँगा कि जो राजनीतिक या व्यवस्था का तो दोष है ही है, साथ ही साथ जो समाज में अनुसूची है 1990 के बाद जिस स्तर तक अनुशासनहीनता चली गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में शिक्षा के ह्रास का। हम बात करेंगे
प्रोफेसर कर्मात्मा पांडे जी से। आपका क्या विचार है इस पे? राकेश जी, एक ज्वलंत समस्या पर आप समाज का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरी बात, ये चंपारण ये वाल्मीकि की धरती है, चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है। यह अनादिकाल से पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को शिक्षा का मशाल जलाकर प्रकाशित करने का कार्य किया। आज स्वयं एक गर्त में जा रहा है। इसका एक उदाहरण, किसी माननीय के प्रयास से यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला। क्या हम चंपारण वासी इतने दबूपन के शिकार हो गए कि यहाँ उस विद्यालय के लिए आज तक जमीन का व्यवस्था नहीं किया गया? यहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई सवाल पूछा आज तक कि 15 बरस हो गए, हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और उस विद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाए? यहाँ चंपारण की जनता और हमारे माननीय सांसद का भी सहयोग रहा कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, लेकिन आज 5 बरस हो गए, उसके लिए भी अभी पूर्णतः जमीन नहीं दिया गया ताकि वो विश्वविद्यालय एक बड़ा आकार ले सके। हम उसको संकुचित बना के अभी रख रहे हैं। अब आइए, अभी इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का नाम इंटरमीडिएट में लिखा जा रहा है। सिकरिया साहब ने कहा कि व्यवहारिक पक्ष का बिना ध्यान रखे यहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं। एकदम सत्य है। आज आर्ट्स में नामांकन करने के लिए लड़के दर दर भटक रहे हैं। साइंस और कॉमर्स में हर जगह सीट खाली है। तो क्यों नहीं, अगर इसको आधारभूत संरचना के आधार पर इसको विकसित किया जाता, कुछ मॉडल साइंस स्कूल +2 बनाया जाता, जहाँ साइंस का ही पढ़ाई होता, वहाँ लैब लेबोरेटरी भी पूर्ण विकसित रहता, आर्ट्स के सीटों की कुछ संख्या बढ़ाई जाती, कॉमर्स सब जगह नहीं देकर उन स्कूलों में ही दिया जाता, टारगेट किया जाता, तो ये कोई समस्या नहीं आती। एक दूसरी समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला, ऑनलाइन अप्लाई हुआ है। परिणाम क्या होगा? पटना के बाद चंपारण सबसे बड़ा जिला है। यहाँ मुश्किल से 30,000 लड़के की, 25,000 लड़के की BA BSc BCom में नामांकन की व्यवस्था है। 80,000 लड़का पास हुआ है, 50,000 60,000 पास हुआ होगा। 50,000 से तो ऊपर पास हुआ है, एक्यूरेट फिगर मैं नहीं दे सकता हूँ। तो बाकी लड़के 20,000 कहाँ जाएंगे? उनकी पढ़ाई की क्या व्यवस्था है चंपारण में? चंपारण में अभी होना चाहिए 20 डिग्री कॉलेज, जो है सरकार खोल नहीं सकती है, और जो खुला हुआ है उसका पोषण नहीं कर सकती है। ये है असमानता। बीएड कॉलेज जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर रोजी रोजगार का तो काम कर रहे हैं, सरकार को एगो बीएड कॉलेज खोल के दिया है, और जब खोलेगा नहीं और खुले हुए को पोषण नहीं करेगा तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था आप चाहते हैं और कैसा शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं? एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दिए नहीं, क्योंकि वैसे योग्यता हम रखे नहीं। उसमें सरकारी आदेश भी है कि योग्यता गुणवत्तापूर्ण के अभाव में हम कैसा विद्यार्थी दे रहे हैं समाज को, वही ना हमारा समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद पड़ा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो पिछले 5 बरस से उसको अब भूमि का को भी नहीं दिया जा सका है, भूमि का भूअर्जन नहीं हुआ है। जहाँ हुआ है वहाँ भी घोटाले पर घोटाले निकले हैं, कई करोड़ के घोटाले निकले हैं। अगर केवल आंकड़ों का खेल करना है
और स्थिति यही है तो फिर इन नियम कानूनों का क्या मतलब, क्या और ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या मतलब, इस पर बात करेंगे। अभी हमारे कर्मात्मा पांडे जी ने जो कहा कि किसी विषय को उठाया, तो आज जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अगर ग्रेजुएट कॉलेज खोलना है, सरकार के पास अपने भवन, अपने कार्यालय के लिए भूमि नहीं है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ जो नियम है कि 5 एकड़ में ही कंस्टिट्यूएंट कॉलेज खुलेगा, तो ये 5 एकड़ ज़मीन कहाँ से आएगी। इसके बदलाव के लिए 20 बार मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, शिक्षा विभाग को लिखा कि भाई ये पुराने जो अंग्रेज के कानून हैं इनको आप बदलिए, आप व्यवहारिक तौर पर आइए। इस पर नहीं विचार हुआ। आज फार्मेसी की हर दवा के दुकानदार को डिस्टर्ब किया जाता है कि तुमको जो है सो फलाना लाइसेंस नहीं है, फलाना नहीं है। आज फार्मेसी के लिए यहाँ के लड़के दूसरे स्टेट पर निर्भर थे। यहाँ एक जो है सो फार्मेसी कॉलेज राजकीय पटना में हुआ करता था। केंद्र सरकार ने 98 कॉलेज को परमिशन दे करके भेजा है, परंतु राज्य सरकार अभी तक उसको एनओसी नहीं दे रही है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका एफिलिएशन जारी कर दिया है। 2021 के लिए एफिलिएशन है, पर सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। तीसरा बिंदु आई आयुर्वेद कॉलेज का। आयुर्वेद कॉलेज के अंतर्गत भूमि बिक रही है। क्यों बिक रही है? उसका एकमात्र कारण है कि प्रशासन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 20-20 मुकदमे आयुर्वेद कॉलेज में चल रहे हैं। रिपोर्टें जिला प्रशासन के पास भेजने के लिए पेंडिंग हैं। भारत सरकार को, विश्वविद्यालय को कोई रिपोर्ट यहाँ से जा नहीं रही है। पुलिस के अंतर्गत 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। आज आयुर्वेद कॉलेज नस्ताबूत हो गया और स्थिति ये हुई कि भू माफियाओं की साठगांठ में आयुर्वेद कॉलेज के अंतर्गत ज़मीनों की बिक्री के लिए, और उसके साथ साथ जो व्यवस्था अभी आयुर्वेद कॉलेज में चलने जा रही है कि 2007 में उसका एप्लीकेशन कैंसिल हुआ, और आज वो नए लड़कों को पुराने लड़कों के नाम पर करोड़ों रुपये की उगाही कर उनका एग्जाम के लिए प्रयास जो है सो राजभवन से लेकर विश्वविद्यालय तक किया जा रहा है, जिसमें मैं, प्रोफेसर चंद्रभूषण पांडे, सभी लोग उसके अंदर में लगे हुए हैं कि भाई यह गलत काम नहीं हो जाए। नहीं तो वो डॉक्टर क्या बनेंगे जिनको कोई पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ डिग्री मिलेगी। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश कानून के बदलने पर पहले केंद्र सरकार को विचार करना होगा। कभी चंपारण की गरिमा को, और चंपारण ही नहीं बिहार की गरिमा को बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक कॉलेज, जैसा अभी इन्होंने बताया, 2007 से ही बंद पड़ा है। भूमाफिया लगे हुए हैं, उसकी ज़मीन बेची जा रही है और मुकदमों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। हम जानेंगे श्री पांडे जी से, चूँकि वो उसको सुधारने में प्रयासरत हैं। क्या स्थिति है अभी? आयुर्वेद कॉलेज यहाँ के एक रेप्यूटेड कॉलेज था और बिहार में इसका स्थान है। बिहार में आयुर्वेद कॉलेज में ये बहुत पुराना कॉलेज है, जिसको यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी ने इसकी स्थापना की थी। आज इसकी स्थिति यह है कि यह 2007 से बंद हो गया है और इसकी ज़मीन बेतिया राज के लीज पर लिया गया था और इस ज़मीन को बेचने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस कॉलेज को बिहार सरकार ने कह दिया कि हाँ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, और बिहार सरकार की इच्छा न होने के कारण यह कॉलेज बंद है और यहाँ के छात्र बाहर नामांकन कराने के लिए विवश हो रहे हैं और बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जिले में तकनीकी शिक्षा से लेकर के और नीचे प्राथमिक शिक्षा तक जितनी भी गड़बड़ी है और जिसके कारण विद्यार्थी सफ़र कर रहे हैं, चुनाव के वक्त किसी भी राजनीतिक दल के लोग, नेता, उम्मीदवार इन बातों की चर्चा नहीं करते हैं। अगर वोटर उनसे चर्चा करता है तो उसको दरकिनार कर देते हैं कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए केंद्र सरकार ने यहाँ केंद्रीय विद्यालय खोला था, लेकिन इस 15 वर्ष बीत जाने के बाद 3 चुनाव हो गए, संसद के और विधानसभा के, लेकिन किसी भी चुनाव में इसको ज़मीन देने की बात किसी नेता ने नहीं उठाया। मुद्दा कभी नहीं बना। मुद्दा कभी नहीं बना है।
और यह बात गौण कर दिया जाता है जानबूझ करके। और शर्मिंदगी की हद है कि जिला प्रशासन, बिहार की सरकार, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि उसको ज़मीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। और ज़मीन के न देने के कारण अब वह केंद्रीय विद्यालय अपने नामांकन को भी बंद करने जा रहा है। उसकी घोषणा भी वो ऑफिशियली कर चुका है और यहाँ से शिफ्ट भी करना चाह रहा है। 15 साल से जमीन नहीं मिला केंद्रीय विद्यालय को, जबकि इसकी मांग होती रही। इसके पहले भी केंद्रीय विद्यालय समिति ने स्कूल को बंद करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बाद में यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद फिर उसने समय दिया था, लेकिन आज भी वो स्थिति नहीं बनी। लगातार लंबे समय से यहाँ भाजपा के प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद से लेकर विधायक तक। आप किसे जिम्मेवार मानते हैं इसका? देखिए, हम लोग अगर अपने प्रतिनिधियों के कान नहीं पकड़ेंगे और इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे तो वो लोग व्यर्थ के मुद्दे पर हम लोगों को इसी प्रकार टहलाते रहेंगे। मेरा तो यही कहना है। उसके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जानबूझकर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। उनके एजेंडा में यही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से और बढ़िया ढंग से चलाया जाए। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो पढ़ेगा कैसे भारत, जब स्थिति यह है कि सारी संस्थाएं जो खुली भी हैं उसे भी सरकारी नीतियां बंद करने पर लगी हुई हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कभी इस पर ध्यान नहीं है, तो बढ़ेगा कैसे भारत? सर, आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर, आप बताएं, आप किसे इसका जिम्मेवार मानते हैं? पब्लिक भी है और सरकार भी है। शिक्षा सिर्फ परंपरा बन गई है और इसके नाम पर लोग सिर्फ डिग्रियां लेना चाहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। सरकार तो सही मामले में सरकार तो चाहती ही नहीं कि लोग शिक्षित हो और शिक्षा ग्रहण करें। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे स्कूल में खाना बनाने लगा है, स्कूल में खाना बन रहा है, टीचर का ध्यान खाना बनाने पर लग जा रहा है। गलत योजनाएं चल रही है जिसका समाज में कोई ज़रूरी नहीं है, फालतू योजनाएं चल रही है। और इस योजना के नाम पर कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाल करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। शिक्षकों जो शिक्षक बहाल है उनको सही वेतन नहीं दिया जाता है ताकि लोग शिक्षित हो, जागरूक हो। तो जो नेता लोग लूट खसोट करते हैं, इनका उद्देश्य चोरी रहता है। ये लोग इसलिए जात धर्म इत्यादि अनाप शनाप पॉलिटिक्स करते हैं और सही मामले में ये शिक्षित लोगों को होना ही नहीं देना चाहते हैं। मूल शिक्षा कभी मुद्दा नहीं रहा है जनप्रतिनिधियों के लिए। बातें जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि शिक्षा कभी चुनाव का मुद्दा न बना है और न राजनीतिक दल और राजनेता इसे बनाएंगे। देखिए, शिक्षा जो है सबका मुद्दा रहा है। न सरकार दोषी है, न जनप्रतिनिधि दोषी है। इच्छा तो हो रही है, परंतु नीति बनाने वालों की उनमें कमी है। नीति भी तो सरकार ही बनाती है हुजूर। तो उनके पास वो लोग नहीं है जो नीति बनाएंगे। तो ये तो आपके चुनाव की गलती है। आपने गलत व्यक्ति को चुना है, तब ना वो सही नहीं नीति बना रहा है। हमने अगर गलत व्यक्ति को चुना है तो सरकार के पास आज जितने भी लोग आए हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो बाहर से उठा करके रखे गए हैं। बड़ी बात, सरकार के मंत्री बाहर से उठा के रखे गए हैं। जनप्रतिनिधियों, जो जनता जिनको चुनकर भेजती है अपने नुमाइंदे के रूप में, वो बाहर रह जाते हैं और नियम बनाने के लिए बाहर से लोग चुने जाते हैं। एक बड़ी बात सामने आई। सर, आप जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, आज तक उसको ज़मीन नहीं मिला, या जो भी चुन के जो वाइस चांसलर आ रहे हैं वो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे मिल रहे हैं और लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। इस पर आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? इसका जिम्मेवारी सरकार की। जिम्मेवारी सरकार की। सरकार सही लोगों का चुनाव नहीं कर पा रही है और यहाँ जिला प्रशासन पर कहीं से भी दबाव नहीं है सरकार का कि वो नियत समय में ज़मीन का निर्धारण करके सुपुर्द कर सके। सरकार की जिम्मेवारी है और जिला प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो निस्संदेह सरकार की विफलता है, क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ये देना, ये पूर्णतः सरकार का दायित्व है, जिला प्रशासन का दायित्व है और वो लोग इसमें पूरी तरीके से। आप प्रभुत्व वर्ग से आते हैं, क्या अगर ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार में आपने चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजा था, क्या आपने कभी अपने प्रतिनिधि से इन सवालों को पूछा? देखिए, ऐसा है कि समय समय पर मोतिहारी के समाज ने इस प्रश्न को उठाया है। कई आंदोलन भी हुए हैं इस बात को लेकर और धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार का
इस पर कोई रुझान नहीं रह रहा है। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से सरकार की विफलता मानता हूँ। सर, आप इस पर क्या कहेंगे? शिक्षा में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जिला स्तरीय शिक्षाविदों की एक कमेटी बनाए ताकि इसमें और तेजी से सुधार हो। शिक्षक और शिक्षा से जुड़े लोगों की एक समिति हो जो इस पर सही राय दे। शिक्षा चंपारण और चुनाव पब्लिक पूछती है, ये इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। और लेकिन कुछ और सवाल है जो पब्लिक पूछती है। उस सवाल के विषय में हम बहुत संक्षिप्त रूप में यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि यहाँ की जनता इस पर तो बहुत सारा रजिस्ट्रेशन भी चलाया, हर कम से कम 20 सेमिनार किया गया, जिहाद किया गया एक तरह से, जिस यहाँ के प्रशासन नींद से जगे और इस विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध कराए। सुने हैं कि सरकार इस पर कुछ कदम आगे बढ़ी है, लेकिन हम लोग उतना से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ की ज़मीन उपलब्ध हो ताकि वो विश्वविद्यालय नए आकार ले सके। आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, एक लाइन में? मैं बिल्कुल इसके लिए इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति को जिम्मेवार मानता हूं। प्रशासन को वो लोग चलाते हैं, आज वो लोग ठान लें तो कोई कारण नहीं है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 वर्ष के अंदर अपने जमीन पे चालू हो जाए। जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति। आप सर? जमीन का अधिग्रहण बिहार सरकार का प्रतिनिधि जो जिला प्रशासन है उसके कारण ये जमीन का अधिग्रहण आज तक नहीं हो सका है। ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन की विफलता मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि ये कार्य जो है वो पूर्णतः उनका है। जमीन अधिग्रहण करने का कार्य जिला प्रशासन का है और ये कार्य उन्हें ही करना होगा। तो अगर नहीं हुआ तो ये उनकी विफलता है। देखिए, इसमें जिला प्रशासन की विफलता के विषय का जहाँ तक प्रश्न है, सरकार ने आदेश दे दिया कि ज़मीन का अधिग्रहण हो। अब उसके अंतर्गत क्या है कि अतिक्रमण और भू माफियाओं का संरक्षण, अब वो व्हाइट एलिफेंट जो दे रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन विफल। इसके लिए कौन जिम्मेवार सर? सभी सरकार और प्रशासन सभी जिम्मेवार हैं। सर, कौन जिम्मेवार? यहाँ की जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वो सही ढंग से बात प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। इसके लिए तो यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन, इसके लिए जिला पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार है। बिल्कुल, प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की बात आपने कही, और जनता भी, क्योंकि जनता ने कभी इन मुद्दों को उठाया ही नहीं। जब चुनाव का समय आता है तो फिर जात पात और तमाम तरह की बाकी सारी चीजें आ जाती है, लेकिन विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं और फिर लगता है कि हरचरना शायद यह मैच नहीं जीतेगा। हमारे जनप्रतिनिधियों का मौन रहना इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आयुर्वेद कॉलेज के बारे में मैं पूरी तरह जानता नहीं हूँ, लेकिन हम जिन लोगों को चुन कर भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि चंपारण को संरक्षित करें। और ये बना बनाया आयुर्वेद कॉलेज जो यहाँ का आन बान और शान था, वो उनके रहते नष्ट हो गया, तो जवाबदेही किसकी होगी? इस आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए पूर्ण रूपेण यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जब से सचिव बने हैं तब से वो बंद है। 15 से विधायक हैं, ये 20 चल रहा है, 7 में बंद हुआ है। आप ध्यान रखिए, पहले किसी तरह ये आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा था, लेकिन जब से हमारे स्थानीय विधायक जो मंत्री भी रह चुके हैं, जिस दिन से सचिव बने उस दिन से इसकी दुर्दशा प्रारंभ हो गई। वही जिम्मेवार है। बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और उसकी नीतियाँ इस कॉलेज के लिए जिम्मेवार है। मैं आयुर्वेद कॉलेज के इस दयनीय स्थिति के लिए अभी जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन्हें, और पूर्व में आयुर्वेदिक कॉलेज के संचालन से जुड़े हुए जो लोग थे उन दोनों को जिम्मेवार मानता हूँ। इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक को माना जा रहा है। कभी उन्होंने इस बात को
आगे नहीं बढ़ाया, इस बात की मांग नहीं की और इस बात के लिए प्रयास नहीं किया कि आयुर्वेदिक कॉलेज फिर अपने पुराने प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। और सच पूछा जाए तो ये सारे लोग जो हैं ये कम 2000 डॉक्टरों के हत्यारे हैं। अगर ये कॉलेज चलता होता तो आज तक यहाँ से लगभग हजारों संख्या में डॉक्टर्स पैदा होते जो समाज की सेवा करते। आज कोरोना काल में डॉक्टर्स की क्या अहमियत है लोगों ने देखा है। और वैसी स्थिति में ऐसे एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करके डॉक्टरों की हत्या की गई है। तो फाइनल पोस्ट में आज इतना ही। चुनाव सर पे है और हरचरना लगता है कि फिर इस बार हारेगा, चूँकि जो मुद्दे हैं वो चुनाव के मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे के साथ। नमस्कार।